नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में हम आज निबंध माला की ओर बढ़ेंगे। अब जैसा कि आपने निबंध माला में आप देखते हैं कि निबंध माला में कहानी होती है, परिच्छेद का अनुलेखन करना होता है, मुद्दे दिए रहते हैं, उस पर से आप किसी प्राणी या किसी भी प्रकार के निबंध को अपने से बनाकर लिखना होता है। लेकिन हिंदी भाषा में हमें एक बात याद रखने की जरूरत है कि हिंदी भाषा में एक तो पहली बात कि हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के विराम चिन्हों की गलती नहीं होनी चाहिए और सुवाच्य और सुंदर अक्षरों में उसको लिखा जाना चाहिए। हमारे पास निबंधमाला में सबसे पहला हमारे पास आता है अनुवाद लेखन, कक्षा 7। आज हम पहली बार निबंध की शुरुआत कर रहे हैं। कक्षा 6 में मैं नहीं थी, लेकिन 7 में आपके साथ जुड़ी हूँ। तो अनुवाद लेखन क्या है ये मैं समझा देती हूँ। अनुवाद लेखन यानी भाषा का अनुवाद। हिंदी भाषा है तो उसका मातृभाषा में अनुवाद अथवा गुजराती में अनुवाद। तो यानी गुजराती भाषा तो आप अच्छी तरह से जानती है, जो मातृभाषा आपकी है, आप घर में जो बोलते हैं, लिखते हैं और भाषा का उपयोग करने के कारण आपको वो भाषा अच्छी तरह से आती होगी। यहाँ देखिए एक परिच्छेद दिया गया। परिच्छेद यानी गुजराती में आप कहते हैं उसको फकरा या इंग्लिश में पैराग्राफ। यहाँ ये जो परिच्छेद है इसका ठीक आपको गुजराती में भाषांतर करना है। जो शब्द है उनका गुजराती करके पूरे वाक्य रचना उसकी सही बनानी है। तो यहाँ जैसे देखिए, हाँ वह दिन मुझे बराबर याद रहेगा, मैंने अपने दोस्तों के साथ सैर का कार्यक्रम बनाया था। हम एक पहाड़ी की ओर गए थे, मेरा पाँव फिसल गया, धड़ाम से मैं नीचे गिर पड़ा, मेरे पाँव में गहरी चोट लगी और लहू बहने लगा, पीड़ा से मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब ये जो हिंदी में वाक्य रचना यहाँ दी गई है उसका आपको गुजराती में भाषांतर यानी ट्रांसलेट करना है। तो हाँ वह दिन मुझे बराबर याद रहेगा। अब अभी तो आपके पास निबंध माला उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन मैं PDF फाइल के द्वारा भी आपके पास ये भेजूंगी कि जिसके कारण आपको ये भाषांतर और भी सरल लगने लगेगा। तो हाँ તે દિવસ મને બરાબર યાદ રહેશે। હું પોતાના મિત્રોની સાથે પ્રવાસનો કાર્યક્રમ બનાવીને અમે ત્યાં ગયા હતા। ત્યાં એક પહાડીની બાજુ ગયા હતા। પહાડી પર ચડતા ચડતા અચાનક મારો પગ લપસી ગયો, ધડામથી હું નીચે પડી ગયો, મારા પગમાં ખૂબ જ માર વાગ્યો અને લોહી વહેવા લાગ્યું અને પીડા એટલે દર્દથી હું જોર जोरથી चीसो अथवा बूमो पाड़वा लगे। तो गुजराती में जो मातृभाषा का अनुवाद हम कहते हैं तो आपकी मातृभाषा होने के कारण आपको उसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एक बात का याद रखना कि इसमें किसी भी प्रकार की जोड़नी भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए नियम में कि हिंदी में हम पूर्ण विराम, वाक्य पूर्ण होने पर हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम एक खड़ी पाई करते हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर आप गुजराती में भाषांतर कर रहे हैं तो ये पूर्ण विराम की जगह पर आप गुजराती में सिर्फ एक डॉट के रूप में पूर्ण विराम पूर्ण करते हैं। तो आपको जब गुजराती में भाषांतर करेंगे तो आपको विराम चिन्हों का भी पूरा ध्यान रखना होगा। और इस प्रकार इस पूरे पैराग्राफ के कारण आपको सिर्फ करना क्या है कि उसका सिर्फ हिंदी का गुजराती में भाषांतर करना है और विराम चिन्हों का भी पूरा ध्यान रखना है। और एक तरफ गद्य समीक्षा है मित्रों, ये भी इससे मिलता जुलता है लेकिन इसमें कुछ फर्क है। गद्य समीक्षा, गद्य यानी एक पैराग्राफ, किसी भी पाठ का एक पैराग्राफ, जिसको तुम गुजराती में फकरा बोलते हो, फकरो बोलते हो, और इंग्लिश में उसको पैराग्राफ बोलते हैं। और परिच्छेद यानी हिंदी शब्द है, पैराग्राफ उसका हिंदी शब्द है परिच्छेद। तो एक परिच्छेद देखो, पहले हमने देखा अनुवाद लेखन में भी एक परिच्छेद देखा, अब यहाँ पर भी ऊपर एक परिच्छेद तुम्हारी पुस्तक में निबंध माला में दिया गया है, ठीक है। तो गद्य समीक्षा, गद्य यानी पाठ का भाग, और पद्य समीक्षा अगर आए तो पद्य यानी कविता का भाग। यानी गद्य समीक्षा ये एक परिच्छेद है पूरा, और उस परिच्छेद में ये प्रश्न है और उन प्रश्नों में से आपको परिच्छेद में से खोजकर उसके उत्तर आपको देखने होंगे। तो देखिए मैं आपको परिच्छेद पढ़कर बताती हूँ और फिर उसके आंसर की चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गद्य समीक्षा है, पहले हम उसके परिच्छेद को सुनेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप शुद्ध हृदय से इस पर विचार करें और माता और मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर
बराबर हक है और उसका ऋण भी है। एक जननी आपको जन्म देती है और एक की गोद में आप खेल कूद कर खा पी कर बड़े होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने के लिए शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए क्या कुछ करना आपके लिए परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में लग जाओ, तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी भी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। और इस परिच्छेद में से ही यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं और उस प्रश्नों के उत्तर इसी परिच्छेद में से हमें खोजकर हिंदी में ही उसका लेखन कार्य करना है। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न है, देखिए मैं उसकी भी चर्चा कर रही हूँ। हम पर किस किस का ऋण है? ठीक है, तो हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा, यानी हम तीनों को माँ कहते हैं। माता यानी जिसने हमें जन्म दिया, मातृभूमि यानी जिस पर हमने जन्म लिया, अभी जिस पर हम पलकर बड़े हुए, और मातृभाषा यानी जिस मातृभाषा का हम उपयोग करते हैं। इन तीनों का हमारे पर ऋण है और हमें वो भूलना नहीं चाहिए। और इस प्रकार यहाँ पर भी कुछ प्रश्न है, तो देखिए हम इसमें से आंसर भी इसके देख लेते हैं। हम पर किस किस का ऋण है? तो पहला, जैसे कि हमने बताया कि हम पर माता, धरती माता, दूसरा हमारी जन्म देने वाली माँ, और तीसरी हमारा पालन करने वाली जो माँ है, इस धरती माँ का हम पर ऋण है। तो इन तीनों का ऋण हम कभी भी चुका नहीं पाते हैं। और इस प्रकार तो हम पर किस किस का ऋण है? तो इन तीन जिसने माँ के रूप में हमें संभाला है, एक जन्म देने वाली, एक धरती और एक हमारी मातृभाषा, इन तीनों का हम पर ऋण है। दूसरा, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो माता हमें जन्म देती है और हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, तो इसलिए माता का ऋण हम कभी भी उसका ऋण अदा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उसने जो हमें दिया उसका मोल हम चुका नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका आदर करके, उसकी चिंता करके, उसकी परवाह करके हम माता का ऋण अदा कर सकते हैं। हमें किस व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है? यानी एक मिनट कट करो। प्रश्न 3, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? यानी काम करो और आलस मत करो और मातृभाषा की सेवा में तत्पर रहो, और इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। चौथा प्रश्न है, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता है? तो जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो देशभक्त है लेकिन वो अपनी ही मातृभाषा का अगर वो तिरस्कार करता है, मातृभूमि का तिरस्कार करता है, तो वह इस देश में रहने लायक नहीं है, इसलिए वह देशभक्त नहीं कहलाता है। आगे हम देखें प्रश्न, मातृभूमि हम पर क्या उपकार करती है? तो मातृभूमि तो जिस पर हम पैदा होकर हम खा पी कर यहाँ बड़े होते हैं, जन्म लेते हैं, और अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति हमें इस धरती ने दी है और हमारे सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। और इसलिए हम अगर इसका तिरस्कार करते हैं तो हम देशभक्त नहीं कहलाते हैं। आगे देखिए, इसमें और कुछ विकल्प वाले भी प्रश्न हैं, वो अभी आप अपने से कर सकते हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखे। इस प्रकार भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो जिसमें खाली जगह छोड़ो और खाली जगह करो। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें सही जवाब होगा आलस्य छोड़ो और काम करो। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार के गद्य परिच्छेद में से अगर कोई परिच्छेद दिया गया है तो उसमें से प्रश्नों के उत्तर आप खुद अपने आप निकाल कर और उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो इतनी आप में क्षमता है, और किसी भी प्रकार के पैराग्राफ में से आप ये क्षमता रखते हैं कि अपने से खोजकर उसका उत्तर लिखें, ऐसे मैं आशा रखती हूँ। नमस्कार।